तो हमारी इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम कुछ अलग ही स्रोतों, लेखों और विचारों के महासागर में गोता लगाने वाले हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आज हम जो मोती निकाल कर लाए हैं वो वाकई सोचने का नजरिया बदल सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। आज का हमारा विषय कुछ ऐसा है जिसे हम सबने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में महसूस किया है, लेकिन शायद ही कभी उसे इतनी गहराई से समझने की कोशिश की हो। सही कह रहे हैं आप। तो आज हम अखंड ज्योति पत्रिका के दो ऐतिहासिक अंकों पर बात करेंगे। एक है नवंबर 1969 का अंक और दूसरा है दिसंबर 1974 का। और साथ ही हम मास्टर दीनानाथ नाम के एक व्यक्ति के बहुत ही प्रेरक दृष्टांत का भी विश्लेषण करेंगे। और हमारा आज का मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हमें यह समझना है कि कैसे पुरानी कड़वाहट, पछतावे और यादों का जो मानसिक बोझ है ना, वो इंसान की ऊर्जा को भीतर ही भीतर सोख लेता है। एकदम सही। और कैसे इस बोझ को पूरी तरह से त्याग कर जीवन में एक नई ऊर्जा और उत्साह को वापस लाया जा सकता है। ये एक ऐसा विषय है जो हर उस इंसान के लिए प्रासंगिक है जो महसूस करता है कि उसका अतीत उसके आज पर हावी हो रहा है। हाँ, और अक्सर हम थकान को केवल शरीर से जोड़कर देखते हैं, है ना? दिन भर काम किया तो बस शरीर थक गया। बिल्कुल। लेकिन हम उस मानसिक थकान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। वो थकान अदृश्य है, लेकिन शरीर को कहीं ज्यादा तेजी से खोखला कर रही होती है। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। जब हम किसी शारीरिक चोट की बात करते हैं तो एक्सरे मशीन उस टूटी हुई हड्डी को साफ साफ दिखा देती है। हाँ, डॉक्टर तुरंत बता देता है कि समस्या कहाँ है। लेकिन जब हम इंसान के दिमाग, उसकी पुरानी यादों और उन यादों से मिलने वाले मानसिक आघात की बात करते हैं ना, तो वहां कोई एक्सरे मशीन काम नहीं आती। ये बहुत ही उलझा हुआ मामला है। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। कोई मशीन मन का बोझ नहीं नाप सकती। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। हमारे स्रोत में एक बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा या कह लें कि एक विचार रखा गया है। उसमें साफ साफ कहा गया है कि 58 वर्ष की आयु के बाद इंसान अपने शरीर की मेहनत से उतना नहीं थकता जितना वो अपनी यादों के बोझ से थकने लगता है। 58 वर्ष यानी जीवन का वो पड़ाव जहां इंसान उत्तरार्ध में कदम रख रहा होता है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। बिल्कुल। 58 ही क्यों? देखिए, इस बिंदु पर रुककर सोचना बहुत जरूरी है। विज्ञान और जीव विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस उम्र के आसपास शारीरिक कोशिकाएं अपने पुनर्निर्माण की गति धीमी कर देती हैं। तो शरीर रिकवर होने में ज्यादा समय लेता है। एग्जैक्टली। लेकिन स्रोत यहाँ केवल शरीर की बात नहीं कर रहा है। वो बात कर रहा है उस कूड़े की, उन पुरानी कड़वाहटों, अपमान और पछतावे की जिसे इंसान दशकों तक अपने दिमाग में ढोता रहता है। अरे बाप रे, कूड़ा! ये तो बहुत ही कड़ा शब्द है। हाँ, लेकिन सटीक है। इसकी तुलना एक ऐसे व्यक्ति से की गई है जिसकी पीठ पर कोई बहुत भारी पत्थर बंधा हो और वो लगातार उसे लेकर चल रहा हो। लेकिन मेरी सबसे बड़ी उलझन यहीं पर है। शरीर का थकना तो समझ में आता है, लेकिन कोई भी इंसान अपनी ही इच्छा से इस मानसिक कूड़े को, इस भारी पत्थर को क्यों ढोता है? ये सवाल उठना लाजमी है। जब उसे पता है कि ये उसकी असमय वृद्धावस्था का कारण बन रहा है, तो वो इसे नीचे क्यों नहीं रख देता? बस छोड़ दो ना उसे। आपकी उलझन बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें मानव मनोविज्ञान और थोड़ा इवोल्यूशन यानी विकासवाद की गहराई में जाना होगा। अच्छा, तो इसका विज्ञान से भी लेना देना है? बिल्कुल। इंसान अपनी इच्छा से ये कूड़ा नहीं ढोता। ये उसके मस्तिष्क की बनावट का एक हिस्सा है। मानव मस्तिष्क को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो सुखद यादों की तुलना में नकारात्मक घटनाओं, खतरों और अपमान को ज्यादा मजबूती से पकड़ कर रखता है। अच्छा, तो दिमाग खुद ही बुरी बातों को सेव कर लेता है। हाँ, इसे मनोविज्ञान में नेगेटिविटी बायस कहते हैं। प्राचीन काल में जब मनुष्य जंगलों में रहता था तो ये सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था। सर्वाइवल के लिए। एकदम सही। मस्तिष्क उस पुरानी कड़वाहट या डर को एक सबक के रूप में सहेज कर रखना चाहता था ताकि भविष्य में वैसा खतरा दोबारा ना आए। जैसे अगर किसी गुफा में शेर दिखा था तो दिमाग उस गुफा की याद को कभी मिटने नहीं देगा। बिल्कुल। लेकिन आज के आधुनिक जीवन में वो शेर कोई जंगली जानवर नहीं है। वो शेर है 10 साल पहले किसी रिश्तेदार द्वारा कही गई कोई चुभने वाली बात या व्यापार में मिला कोई धोखा। तो मस्तिष्क उस धोखे या अपमान को आज भी उसी तरह खतरे की तरह सेव कर लेता है। हाँ, और यही सुरक्षा तंत्र अब हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है।
जब इंसान बार बार उन पुरानी शिकायतों को याद करता है तो शरीर में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये वर्तमान की ऊर्जा का पूरी तरह से गला घोंट देता है। बाप रे, ये तो ऐसा है जैसे हमारा ही मस्तिष्क हमारे शरीर को धोखा दे रहा हो। मतलब मस्तिष्क सोच रहा है कि वो इंसान को सुरक्षित रख रहा है, लेकिन असल में वो शरीर को लगातार एक युद्ध की स्थिति में रखकर थका रहा है। एकदम सही विश्लेषण है आपका। जब कोई व्यक्ति बार बार अतीत के दुखों को जीता है तो उसका शरीर शारीरिक रूप से उसी पीड़ा से दोबारा गुजरता है। हाँ, और यही कारण है कि उम्र बढ़ने के साथ जब शारीरिक ऊर्जा वैसे ही कम हो रही होती है, ये पुरानी यादों का लगातार चलने वाला तनाव इंसान को अंदर से पूरी तरह तोड़ देता है। बिल्कुल। मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन सी यादें सहेजने लायक हैं और कौन सी हमारे अस्तित्व को ही खतरे में डाल रही हैं। वो भारी पत्थर इंसान की जीवन जीने की इच्छा को ही कुचल देता है। तो अगर मस्तिष्क की ये प्राकृतिक बनावट ही समस्या है, तो इसका समाधान क्या है? मतलब स्वाभाविक रूप से तो ऐसा लगता है कि समाधान इन यादों को भूल जाने में ही है। हाँ, और यहीं पर हमारे स्रोत अखंड ज्योति के नवंबर 1969 के अंक का एक बहुत ही प्रभावशाली विचार सामने आता है। पत्रिका में एक पंक्ति है, विस्मृति यानी भूलना परमात्मा का वरदान है। अरे वाह, भूलना एक वरदान है? यहाँ एक बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल, यहाँ ये दर्शन हमें सोचने के एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाता है। आमतौर पर समाज में अच्छी याददाश्त को बुद्धिमानी का प्रतीक माना जाता है ना? हाँ, हम तो बचपन से यही सुनते आए हैं कि शार्प मेमोरी होनी चाहिए। भूलने को तो एक बीमारी या विकार माना जाता है। लेकिन अखंड ज्योति का नजरिया इसे पूरी तरह पलट देता है। विस्मृति को एक वरदान बताया गया है। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा विरोध करना होगा। मतलब क्या भूल जाना एक प्रकार का पलायन या एस्केपिज्म नहीं है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। आधुनिक मनोविज्ञान तो कहता है कि यादों या भावनाओं को दबाना हानिकारक हो सकता है। क्या ये विचार हमें अपनी समस्याओं से भागना नहीं सिखा रहा? मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन यहाँ भूलने और दबाने के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। स्रोत भावनाओं को दबाने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा है। अच्छा, तो दोनों में क्या फर्क है? देखिए, दबाने का अर्थ है कि आग सुलग रही है और इंसान उस पर पर्दा डाल दे, लेकिन यहाँ विस्मृति का अर्थ है उस घटना से जुड़ी हुई कड़वाहट और पीड़ा को जाने देना। मतलब घटना याद रहे लेकिन दर्द ना हो। एग्जैक्टली, घटना याद रहे लेकिन उससे जुड़ा हुआ जो भावनात्मक दर्द है उसे विदा कर देना। जो व्यक्ति बीती बातों की कड़वाहट को कसकर पकड़ कर बैठता है, वो उस ऊर्जा को नष्ट कर रहा होता है जिससे उसका आज और कल बन सकता था। ये तो बहुत गहरी बात है। अप्रिय यादों को विदा करना ही मानसिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा आधार है। बिल्कुल। इसे आज के दौर में समझने के लिए मेरे दिमाग में एक आधुनिक उदाहरण आ रहा है। मान लीजिए किसी के पास एक बहुत ही शानदार एकदम नया स्मार्टफोन है। अच्छा। हाँ, और उसकी बैटरी 100% चार्ज है, लेकिन उस फोन के बैकग्राउंड में 50 भारी भरकम ऐप्स खुले हुए हैं, जैसे गुस्सा, पछतावा, पुरानी दुश्मनी और ईर्ष्या के ऐप्स। अरे वाह, क्या बात है। अब भले ही फोन की स्क्रीन बंद हो, इंसान कुछ ना कर रहा हो, फिर भी उन बैकग्राउंड ऐप्स की वजह से दोपहर तक उस फोन की बैटरी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, है ना? ये एक बेहद सटीक और शानदार रूपक है। फोन गर्म हो जाएगा और अंततः हैंग होके काम करना ही बंद कर देगा। बिल्कुल। वो फोन इसलिए नहीं थका क्योंकि इंसान ने उससे कोई बहुत बड़ा काम लिया, बल्कि इसलिए थका क्योंकि बैकग्राउंड में वो सारा जंग चल रहा था। हाँ, उन पुरानी कड़वाहटों और अपमान की यादों ने बैटरी चूस ली। तो उस फोन को फिर से सही चलाने के लिए क्या करना होगा? इंसान को एक एक करके उन बैकग्राउंड ऐप्स को क्लोज करना होगा। और यही वो विस्मृति है जिसे परमात्मा का वरदान कहा गया है। ये मस्तिष्क के उन अनावश्यक बैकग्राउंड ऐप्स को बंद करने की प्रक्रिया ही तो है। जब तक उस फोन की मेमोरी खाली नहीं होगी, उसमें कोई नया ऐप या नई तस्वीर कैसे आ सकती है? एकदम सही। यदि दिमाग पहले से ही अतीत के कूड़े से भरा हुआ है, तो वहां वर्तमान की शांति, नए विचारों और आनंद के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। विस्मृति मस्तिष्क को एक तरह से रीसेट करती है। सिद्धांत तो बहुत ही स्पष्ट और तार्किक लगता है। मतलब थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन असल चुनौती तो इसे जीवन में उतारने की है ना? बिल्कुल। असल जिंदगी में ये इतना आसान नहीं होता। हाँ, और मुझे लगता है कि यहीं पर हमारे स्रोत का वो दूसरा हिस्सा, जो मास्टर दीनानाथ का दृष्टांत है, वो तस्वीर में आता है। ये कहानी मुझे सच में बेहद दिलचस्प लगी। हाँ, वो कहानी इस पूरे सिद्धांत को व्यवहार में लाती है। स्रोत में एक बहुत ही सजीव दृश्य है।
बताया गया है कि मास्टर दीनानाथ एक बहुत ही भारी थैले को लेकर चल रहे हैं। और वो थैला केवल कपड़े या किसी साधारण सामान का नहीं है, वो एक बहुत गहरा रूपक है। जी हाँ, वो थैला उनके अतीत के बोझ, उनकी पुरानी शिकायतों, असफलताओं और पछतावे का प्रतीक है। वे उस भारी थैले के साथ काफी संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर अचानक वे एक गहरी सांस लेते हैं, एक निर्णय लेते हैं और पूरे बल के साथ उस भारी थैले को एक बहती हुई नदी में फेंक देते हैं। और उसके बाद जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, जैसे ही वो थैला नदी में डूबता है, मास्टर दीनानाथ के चेहरे पर एक गजब की राहत और चमक आ जाती है। स्रोत बताता है कि इस घटना के बाद उन्हें युवाओं के एक समूह के साथ खुलकर हंसते हुए देखा गया। और वो पूरी तरह से बोझ मुक्त दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पीछे एक नया चमकता हुआ सूरज उदित हो रहा हो। मतलब सोचिए वो राहत कैसी होगी। देखिए, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो मास्टर दीनानाथ का ये कदम सिर्फ एक भौतिक थैले को पानी में फेंकना नहीं था। ये अपने ही बनाए हुए मानसिक कारागार से बाहर आने की एक बहुत बड़ी घोषणा थी। मानसिक कारागार, बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। अखंड ज्योति के दिसंबर 1974 के अंक में एक वाक्य है जो इस घटना का असली सार समझाता है। वो वाक्य है, अतीत एक राख है, उसमें हाथ मत डालिए। अतीत एक राख है। ये एक ऐसा विचार है जो सीधा प्रहार करता है दिमाग पर। राख में आग नहीं होती, वो केवल जली हुई चीजों का एक मृत अवशेष है। बिल्कुल। और जब कोई इंसान राख में हाथ डालता है तो उसे क्या मिलता है? न तो उसे वहां से कोई ऊष्मा मिलती है, न कोई प्रकाश मिलता है और न ही कोई नया जीवन। हाँ, बल्कि राख को कुरेदने से सिर्फ राख उड़कर आंखों में जाती है, जिससे सामने का रास्ता दिखना बंद हो जाता है। और हाथ भी पूरी तरह से गंदे हो जाते हैं। जो बीत गया वो राख के समान पूरी तरह से मृत है। तो मास्टर दीनानाथ का ये उदाहरण हमें सिखाता है कि 70 वर्ष की उम्र में भी 18 साल की युवा जैसी ऊर्जा और उत्साह पाना संभव है। बिल्कुल संभव है, लेकिन इसकी एक बहुत कठोर शर्त है। और वो शर्त ये है कि उस मृत अतीत को पूरी तरह से क्षमा करके आगे बढ़ना होगा। एग्जैक्टली। क्षमा करना ही एकमात्र रास्ता है। क्षमा करना और आगे बढ़ना। ये सुनने में तो बहुत ही प्रेरणादायक लगता है, लेकिन अगर हम व्यवहारिक दुनिया की बात करें ना, तो ये इतना आसान नहीं है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि यार मैं भूलना तो चाहता हूँ, मैं इस बोझ को फेंकना चाहता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं अकेला बैठता हूँ वे पुरानी बातें फिर से दिमाग में घूमने लगती हैं। इंसान इस लूप से बाहर कैसे निकले? ये एक बहुत ही वास्तविक समस्या है और इसीलिए स्रोत केवल आदर्श बातें नहीं करता, बल्कि एक बहुत ही ठोस सिद्धांत स्थापित करता है। अच्छा, तो क्या है वो ठोस सिद्धांत? स्रोत का कहना है कि अतीत से मुक्त होने के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। इसके लिए भूलने का एक सिस्टम बनाना होगा। ये सिस्टम कैसे काम करता है? क्योंकि आमतौर पर लोग तो यही सोचते हैं कि भाई समय के साथ घाव अपने आप भर जाएंगे। नहीं, समय अपने आप कुछ नहीं भरता जब तक कि इंसान खुद उस घाव पर से अपना ध्यान ना हटाए। सिस्टम बनाने का मतलब है एक सचेत और सक्रिय प्रक्रिया। मतलब कॉन्शियस एफर्ट डालना होगा। बिल्कुल। जब दिमाग पुराने अपमान या पछतावे की राख को कुरेदने की कोशिश करे तो इंसान को तुरंत खुद को रोकना होगा। दिमाग तुरंत बहाने बनाएगा, लेकिन उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था या मेरी तो कोई गलती नहीं थी। हाँ, या फिर लोग सोचते हैं कि अगर मैंने उस वक्त ऐसा किया होता तो आज जिंदगी कुछ और ही होती। और ये सारे बहाने हैं जो हमें उस राख से जोड़े रखते हैं। सिस्टम का अर्थ है इन बहानों को पहचानना और उसी क्षण अपने ध्यान को वर्तमान के किसी सकारात्मक काम की ओर मोड़ देना। यह एक अभ्यास है जो रोज करना पड़ता है। तो ये कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, ये तो एक अनुशासन है। यानी जब भी दिमाग उस पुराने थैले को फिर से पीठ पर लादने की कोशिश करें तो सिस्टम के तहत उसे दोबारा नदी में फेंकना होगा। एकदम सही पकड़ा आपने। और यही बात हमें चर्चा के उस अंतिम और सबसे शक्तिशाली हिस्से की ओर ले जाती है, जहां स्रोत एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश देता है। उसमें लिखा है, आज ही अपने मन की तिजोरी खोलिए और सारे पुराने हिसाब चुकता कर दीजिए। ये मन की तिजोरी का विचार मुझे बहुत ही गहरा लगा। इंसान अपनी भौतिक तिजोरी में क्या रखता है? सोने चांदी के आभूषण, पैसे या कीमती कागजात, है ना?
हाँ, जो चीजें मूल्यवान होती हैं। लेकिन अगर हम लोगों के मन की तिजोरी को खोलकर देखें तो हैरानी होती है कि वहां उन्होंने क्या-क्या सहेज कर रखा है। वहां पुराने अपमान, दूसरों के द्वारा किए गए अन्याय और खुद की विफलताओं के बही खाते बहुत ही हिफाजत से रखे हुए हैं। अरे बाप रे, ऐसा लगता है जैसे कोई मुनीम लाल रंग की पुरानी डायरी लेकर बैठा हो, जिसमें हर एक छोटी बड़ी बात दर्ज हो। बिल्कुल। फलां व्यक्ति ने उस शादी में मेरा अपमान किया था, या उस दोस्त ने मुसीबत में मेरी मदद नहीं की थी। इंसान मतलब पाई पाई का हिसाब रखता है अपने दिमाग में। और आपको पता है, यही हिसाब किताब इंसान की असली जीवनी शक्ति को दीमक की तरह खा जाता है। वाइटल एनर्जी को सोख लेता है। हाँ, जब स्रोत कहता है कि पुराने हिसाब चुकता कर दीजिए, तो इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि इंसान को जाकर उन लोगों से लड़ना है या उनसे माफी मंगवानी है। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ व्यापारिक भाषा में बैड डेट या डूबे हुए कर्ज को माफ करने जैसा है। मैं इस बैड डेट वाले विचार को थोड़ा और गहराई से समझना चाहूंगा। देखिए, जब कोई व्यापारिक कंपनी देखती है कि किसी ग्राहक से पुराना कर्ज वापस नहीं आने वाला है और उस कर्ज को वसूलने की कोशिश में कंपनी का और ज्यादा समय और पैसा बर्बाद हो रहा है, तो समझदार कंपनी क्या करती है? वो उसे बट्टे खाते में डाल देती है। एग्जैक्टली। वो उस कर्ज को बैड डेट मानकर अपने खाते से हमेशा के लिए हटा देती है। खाते से हटाते ही कंपनी का सारा फोकस उस नुकसान से हटकर नए मुनाफे की ओर चला जाता है। अरे वाह, क्या बात है। इसी तरह इंसान को भी उन पुराने लोगों और घटनाओं को अपनी मन की तिजोरी से राइट ऑफ कर देना चाहिए, उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। यह क्षमा उनके लिए नहीं है, ये अपनी खुद की ऊर्जा को आजाद करने के लिए है। ये बहुत ही अद्भुत और स्पष्ट करने वाला नजरिया है। यानी इंसान जितना खुद को उन पुराने हिसाबों और अतीत के बोझ से खाली करेगा, वो वर्तमान की नई ऊर्जा से उतना ही ज्यादा भर जाएगा। बिल्कुल। तो खालीपन यहाँ कोई नकारात्मक चीज नहीं है, बल्कि एक सकारात्मक जगह बनाने की प्रक्रिया है। पूर्णतः जो व्यक्ति वर्तमान में व्यर्थ के विचारों और पुरानी कड़वाहटों से जितना खाली होगा, वो नई सृजनात्मक और सकारात्मक ऊर्जा से उतना ही भरा होगा। तो इस सब का असल में क्या अर्थ है? इसका सबसे सशक्त संदेश यही है, बहाने नहीं, सिस्टम बनाओ। ये एक जीवन बदलने वाला सूत्र है। मस्तिष्क बार बार तर्क देगा कि वो आघात बहुत गहरा था, उसे भुलाना मुमकिन नहीं है, लेकिन इंसान को एक ऐसा मानसिक सिस्टम विकसित करना होगा जो इन बहानों को सख्ती से खारिज कर दे। और उसे लगातार वर्तमान में स्थापित रखे। यह चर्चा सचमुच एक नई दृष्टि देने वाली रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अगर हम आज के इन सभी विचारों और विश्लेषण को एक जगह समेटें, तो सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि बीता हुआ कल, चाहे वो कितना भी भयानक, दुखद या अपमानजनक क्यों ना रहा हो, उसे किसी भी हालत में बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल, वो केवल एक ठंडी राख है। हाँ, लेकिन उस राख को कुरेदना बंद करके हम अपने आज की असीम ऊर्जा को जरूर बचा सकते हैं। अपने दिमाग की बैटरी चूसने वाले उन सभी पुराने ऐप्स को बंद करना, यादों का वो भारी थैला नदी में फेंक देना और पुराने हिसाब किताब की तिजोरी को हमेशा के लिए खाली करके आगे बढ़ना ही सच्ची आज़ादी है। और सच कहूं तो यही वो एकमात्र मार्ग है जो इंसान को असमय बूढ़ा होने से रोकता है। यही उसके भीतर फिर से उस 18 साल वाली युवा ऊर्जा और उत्साह का संचार करता है। जो इस कला को सीख गया, समझ लीजिए उसने जीवन जीने का असली रहस्य पा लिया। क्या कमाल की बात कही है आपने। और अब इस बेहद गहरी और ज्ञानवर्धक चर्चा के अंत में हम एक ऐसा सवाल छोड़कर जाना चाहते हैं जो हमारे आज के स्रोतों से ही प्रेरित है, लेकिन जिसे सुनकर शायद लोगों के सोचने का तरीका ही बदल जाए। बिल्कुल। आमतौर पर दुनिया यही मानती है कि हमारी उम्र बढ़ रही है, समय तेजी से बीत रहा है और इसीलिए हमारा शरीर और मन थक रहा है। सही बात है। लेकिन क्या यह संभव है कि जो भारी थकान हम रोजमर्रा के जीवन में महसूस करते हैं, वो असल में हमारी शारीरिक उम्र की थकान है ही नहीं? क्या ये मुमकिन है कि वो थकान और कुछ नहीं, बल्कि उन पुरानी शिकायतों, उस पुरानी कड़वाहट और उन अनगिनत पछतावों के भारी पत्थरों की है, जिन्हें जाने अनजाने हमने अपनी पीठ पर कसकर बांधा हुआ है? जरा सोचिए, यदि आज इसी पल एक गहरी सांस लेकर साहस जुटाया जाए और उस पुरानी राख को हमेशा के लिए अपने जीवन से झाड़ दिया जाए, तो वो कौन सी असीमित नई उड़ान होगी जिसका इंतजार ये खुला आसमान कर रहा है।